आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज अबाउट द सैम्पलिंग टेक्निक। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट विद इट। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जी सैंपल क्या होता है। कैन एनीवन शेयर? कोई बता सकता सर मैं बताऊं आपको। है? जी बताइए मैम। कोई भी चीज है जैसे हम कलेक्शन कर रहे हैं अपना, चाहे वो अपना एनिमल्स पे हो या फिर ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे, तो उसको हम सैम्पलिंग साइज कहते हैं। सैम्पलिंग सैम्पलिंग साइज कहेंगे हम उसे अपना। और सैम्पलिंग टेक्निक उससे कहेंगे कि आप उसको किस तरह कलेक्ट कर रहे हो सर। हाउ यू आर कलेक्टिंग द सैंपल। अच्छा, जो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट जिन पे आप रिसर्च कर रहे हैं, इज दैट व्हाट यू मीन? जैसे सर हम ह्यूमन पे काम कर रहे हैं अपना, हम्म। ह्यूमन बीइंग पे अपना, तो वो हम्म। हमारा सैंपल साइज हो जाएगा अपना। उसको किस तरह, हाउ यू आर कलेक्ट द सैंपल साइज, दिस इज सैंपल टेक्निक सर। अच्छा, सैंपलिंग टेक्निक सर। ठीक। और कोई कुछ ऐड सर करना चाहेगा इसमें? सैंपल। जी। जी सर सैंपल हम उसको कहते हैं, लाइक अगर हम किसी ह्यूमंस या किसी भी सब्जेक्ट जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उसका जो पर्टिकुलर करेक्टर या पर्टिकुलर थिंग जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं या जिसको हम वो करना चाहते हैं, उस वो जो हम कलेक्ट करेंगे हर ह्यूमन या हर प्लांट या हर एनिमल का, उसको हम सैंपल कहेंगे। लाइक अगर हाइपरटेंशन है उसकी हम जो वो लेंगे उसको हम सैंपल कहेंगे। हाइपरटेंशन को सैंपल कहेंगे? सर मीन्स उसके उससे हम्म। रिलेटेड जो डेटा हम वो करना चाहते यानी हैं, उस डेटा हाइपरटेंशन को से जो हम रिलेटेड जो कलेक्ट। डेटा होगा उसको हम कहेंगे फिर? जी सर। ठीक है। ठीक। अच्छा जी, कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? बोलो भाई, इतने सारे लोगों को यार, बेशक गलत बोलो लेकिन बोलो तो सही। चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। अच्छा जी, देखिए इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो सैंपल से पहले हमें ये समझना है कि पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है ना? व्हाट इज़ पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन इज समथिंग कि जो भी हमारे सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं, दैट वुड बी योर पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं माउस पे रिसर्च करना चाहता हूँ तो पॉपुलेशन मेरी माउस हो जाएगी। अगर मैं डायबिटिक सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करना चाहता हूँ तो डायबिटिक पेशेंट्स वुड बी माई पॉपुलेशन। मैं हाइपरटेंसिव लोगों पर रिसर्च करना चाहता हूँ तो जो पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन है, जो कि मेरे क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं, वो मेरी पॉपुलेशन होगी। मैं अगर फर्नीचर पर स्टडी करना चाहता हूँ कि यार कौन सी चेयर ज़्यादा स्ट्रांग है, जो हमारे घर में ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, जो हमारे ऑफिस में ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, मैं दोनों को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो जो मेरी पॉपुलेशन होगी वो चेयर्स हो जाएंगी, वो फर्नीचर हो जाएगा। तो पॉपुलेशन कुड बी ह्यूमन सब्जेक्ट्स, कुड बी एनिमल एंड कुड बी एनीथिंग एल्स जिस पे भी आप स्टडी कर रहे हो। वो आपकी आप बर्ड्स पे स्टडी कर रहे हैं तो बर्ड्स वुड बी योर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कुड वेरी कि डिपेंडिंग के आप जिस पे भी काम करने लगे हो। पहली चीज़ तो पॉपुलेशन के बारे में, तो ये पॉपुलेशन के बारे में क्लियर होना चाहिए। अब पॉपुलेशन से दूसरी चीज़ निकलती है टर्मिनोलॉजी सैंपल की, कि भाई ये सैंपल क्या है। अब होता ये है कि सपोज करें कि जी मैं देख रहा हूँ कि जी डायबिटिक्स पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ वो डायबिटिक पेशेंट्स जिनको कि डायबिटीज़ हो गई हो। ठीक है? और डायग्नोज डायबिटिक पेशेंट, वो सब मेरी स्टडी में शामिल हो सकते हैं। मैंने कोई और एज सच क्राइटेरिया नहीं रखा। ठीक है ना? इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं रखी, मैंने सिंपल रखा कि भाई जो भी पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है वो मेरी स्टडी का हिस्सा बन सकता है, जो भी कराची में है। तो पॉपुलेशन जो होगी डायबिटीज़ की कराची में जो रहते हैं, वो सब के सब अकॉर्डिंग टू दिस वुड बी माई पॉपुलेशन। कि जी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ हो गई है, क्योंकि और क्राइटेरिया नहीं है तो उनमें से मैं किसी को भी ले सकता हूँ, तो ये सब के सब मेरी पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो पॉपुलेशन क्या होती है? बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिन पे आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अप्लाई हो सकते हो। तो डायबिटिक पीपल कराची के जो है वो मेरी पॉपुलेशन बन गए। अब बात ये है कि जी क्या मैं तमाम डायबिटिक लोगों से डेटा लूँ?
कैन इट बी डूएबल? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सबसे डेटा कैसे लें, लाखों लोग होंगे, कौन कहाँ रहता है, इतनी सारी रिसोर्सेज चाहिए। तो आइडियली तो होना चाहिए, बट इज देयर एनी इजी वे टू डू इट? तो फिर साइंटिफिकली देखा गया कि जी अगर सबसे ना लें बल्कि उनमें से कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप से ले लें जिसका एक सर्टन साइज हो, उससे भी अगर हम डेटा ले लें तो उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, जो रिजल्ट्स मिलेंगे, वो लार्जर ग्रुप पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वी कुड अप्लाई दैट ऑन दी लार्जर ग्रुप एज वेल। यानी कि अगर हमें पता चल गया कि छोटे ग्रुप में मीन हीमोग्लोबिन लेवल ये है, तो हम कह सकते हैं पूरे कराची में जितने होंगे उनका भी मीन हीमोग्लोबिन इसी के आसपास होगा। हमें पता चल गया कि जिस छोटे ग्रुप का हमने जो चंद लोग लिए हैं, एक सब ग्रुप लिया है पॉपुलेशन का, जिस पे हमने देखा कि जिनमें क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, तो हम कह सकते हैं कि लार्जर ग्रुप जो कि होल पॉपुलेशन है उनमें भी कमोबेश यही कॉम्प्लिकेशंस हो सकेंगी। तो जो एक सब ग्रुप हम लेते हैं पॉपुलेशन का जो कि रिफ्लेक्ट करे लार्जर ग्रुप को, उसको हम कहते हैं सैंपल। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सैंपल। एक सब ग्रुप हो जो कि लार्जर ग्रुप को रिफ्लेक्ट करे बाय ऑल मीन्स, यानी कि उस सब ग्रुप के अंदर, उस सैंपल के अंदर भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हों जो कि बड़े ग्रुप पॉपुलेशन में है, तब वो सैंपल कहलाने के हकदार है। ठीक है, तो ये एक तो एक चीज़ हो गई सैंपल की, सैंपल होता क्या है, पॉपुलेशन क्या होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये कि अच्छा जी सैंपल कितना बड़ा होना चाहिए, 10 लोग हों, 100 लोग हों, 1000 हों, कौन डिसाइड करेगा? तो ये भी हम साइंटिफिक फार्मूले के ज़रिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, पॉपुलेशन का मिलना कितना आसान है, जो वेरिएबल हम देख रहे हैं वो कितना कॉमन है, इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हुए फिर सैंपल साइज कैलकुलेट किया जाता है थ्रू अ साइंटिफिक फार्मूला। ठीक है, तो आपके पास एक सैंपल साइज आ जाता है कि अच्छा भाई इतना सैंपल साइज अगर होगा तो ये पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि सैंपल जो आपके सैंपल है, जो आपके सब पॉपुलेशन है, एक तो वो रिफ्लेक्ट तो कर रही है, उसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उसका एक सर्टन साइज भी होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में सपोज करें 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, तो अगर मैं 2 लोगों का मीन हीमोग्लोबिन ले लूँ और मैं कहूँ कि जी इनका जो मीन हीमोग्लोबिन आया है वो पूरे 100 क्लास का है, तो ये 2 लोग आपकी क्लास में तो निकले हैं, सैंपल हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन के, ये दोनों भी MDMS के हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द सैंपल साइज, स्मॉल सैंपल साइज, कि सिर्फ 2 लोग हैं, हो सकता है पॉपुलेशन को इतना अच्छा रिफ्लेक्ट ना कर सके। तो एक सर्टन नंबर ऑफ सैंपल साइज होना चाहिए ताकि जिसकी बेसिस पे हम कह सकें कि हाँ भाई अब हमने 10 लोगों का या 15 लोगों का लिया है, तो इनका जो एवरेज होगा ये ज़रूर पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि 2 लोगों में तो हो सकता था कि बाई चांस वो 2 लोग आ जाते जो कि एनेमिक थे, तो पता चला जी सबका ही, पूरी पॉपुलेशन का ही हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 9 पे पहुंच गया। तो लेकिन जब बड़ा सैंपल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इतना सफिशिएंट होता है कि वो पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर सके, तो फिर वो रिजल्ट बड़ा अच्छा हम कह सकते हैं कि भाई जो सैंपल के रिजल्ट हैं वही पॉपुलेशन के रिजल्ट हैं। तो टू बी अ गुड सैंपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी सैंपल में वो करेक्टरिस्टिक्स हों जो पॉपुलेशन में से हों, यानी कि वहीं से एक्सट्रैक्ट किया गया हो, वो रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशन को, और उसका साइज भी इतना अप्रोप्रिएट हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटिंग थ्रू अ साइंटिफिक फार्मूला कि हम ये कह सकें कि जी ये सैंपल पॉपुलेशन को बड़ा अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हमारा टॉपिक है वो ये कि जी अब टेक्निक क्या है। अब जो हमने सैंपल्स लेने हैं, सपोज हमने कहा जी 100 में से हमें 20 लोगों को लेना है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उन 100 में से हमने 20 का सैंपल ले लिया, इन 20 लोगों को लेना है, तो अब इन 20 लोगों को किस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या हम अपनी मर्जी से वो 20 लोग ले लें, या इज देयर एनी procedure or is there any way to recruit those 20 subsets of the population, those 20 samples, those 20 subjects? तो ये एक साइंटिफिक वे होता है अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना, अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करना, कि भाई ये जो 100 में से 20 लोग मुझे निकालने हैं, ये मैं 20 लोग कैसे चुनूं, इनको कैसे मैं सिलेक्ट करूं, ये कहलाता है सैम्पलिंग टेक्निक। कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करने की, उनको रिक्रूट करने की, तो डैट इज सैम्पलिंग टेक्निक। तो यहाँ तक सबको क्लियर है जो बात हमने की अभी तक? यस सर। Yes, sir. बाकी लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा, इश्मा कह रही हैं क्लियर है, अक्सा कह रही हैं क्लियर है,
डेल पीसी वाले कह रहे हैं क्लियर है, आमना कह रही है क्लियर है, इमरान कह रहे हैं क्लियर है। हेरा कह रही है क्लियर है। अच्छा जी गुड। तो अगर किसी को नहीं हो तो आम, सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब सवाल मेरा यहाँ पर एक है कि जी हमें पता चल गया कि जी सैंपल पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमने एक अच्छा सैंपल सबसेट पॉपुलेशन में से सिलेक्ट कर लिया। कितना सिलेक्ट किया जी? हमने साइंटिफिक तरीके से फॉर्मूला लगा के सैंपल साइज निकाल लिया। हमें पता चल गया कि यार ये 20 लोग जो हैं, इन 100 लोगों में से हमने लिए हैं, 20 का सैंपल साइज है, तो ये बड़ा अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा पॉपुलेशन को, और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो पॉपुलेशन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके पास दो ऑप्शंस हों कि जी आप इन 20 लोगों का डेटा लें या पूरे 100 लोगों का भी डेटा ले सकते हैं, आपके पास सपोज करें रिसोर्सेस हैं, तो व्हाट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, उन 20 लोगों का डेटा लेना है या उन तमाम 100 लोगों का डेटा लेना? सर अगर रिसर्चर अपना टाइम और सारी चीजें देखे तो उन 20 लोगों का अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पूरे 100 लोगों को, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि हम उन 20 लोगों का डेटा ले लें। इससे हमें रिसर्च करने में क्विकली मीन्स हो जाएगी, क्योंकि 100 लोगों का भले हमारे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन डेटा कलेक्शन में तो टाइम लगेगा ना। दैट्स वाई। टाइम लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, और कोई कुछ इस पर ऐड करना चाहेगा? सर हम जो सर मैं बताऊं। जी जी बताएं। सर हम जो है ना 20 का लेगा आउट ऑफ 100 में से, क्योंकि जो 20 जो पीपल सेलेक्ट करेंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे अपना 100 को अपना। बिल्कुल। तो बेसिकली आप लोग सब सही कह रहे हैं, लेकिन जब सर आपके बट पास जी। एक्यूरेसी एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अगर सर एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं और अगर हम ले सकते हैं 100 पीपल का उतनी ही टाइम कंजप्शन हम्म, में जितनी 20 में हो रही है, तो हम 100 का लेंगे, वो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एक्यूरेसी जो वो है वो 100 का लेने से ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू 20। ठीक है, ये भी पॉइंट सही है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे अब क्या कहा जाता है, जब आप 20 का लें या 100 का लें और वो 20 लोग सफिशेंट हैं, आपकी पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कि जो उनके रिजल्ट्स आएंगे वो पॉपुलेशन पे आप जनरलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द मैटर ऑफ टाइम। आपके पास रिसोर्सेज बेशक हैं, आपके पास टाइम भी है, आपके पास उसी टाइम में आप 100 का भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ टाइम के अलावा और भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी ना उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए। आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिएगी, आपको डेटा आपके पास बड़ा आएगा तो ऑब्वियसली आपके परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें और चाहिएंगी। और अगर आपका 20 का सैंपल ही 100 वाली पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसके रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, देन वाई टू वेस्ट योर रिसोर्सेज टू कम कलेक्ट द डेटा ऑफ ऑल द 100 पीपल? वही रिसोर्सेज मैं किसी और स्टडी पे लगा दूं, 80 लोगों पे भी कुछ ना कुछ तो लगेगा, टाइम के अलावा दूसरी चीज़ें भी लगेंगी, तो वो रिसोर्सेज मैं क्यों ना सेव करूं जब मेरे रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा? या वो डिफरेंस क्या इतना मैटर करता है कि जो 19-20 का फ़र्क आएगा, क्योंकि 20 का सैंपल भी मेरा अप्रोप्रिएट है कि उसके रिजल्ट्स मेरे पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं अगर 100 का लेके बड़ा एग्जैक्ट भी पता कर लूँ, लाइक मेरा 20 का जो मीन हीमोग्लोबिन आया वो 12.3 आया, और मैंने 100 का लिया वो 12.5 आया, तो 12.3 जो है वो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ठीक है मेरी पॉपुलेशन का कितना होगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं पूरी पॉपुलेशन का करूँगा, और 100 लोगों का करके 12.5 आ गया था। विल इट गोइंग टू चेंज माई पॉलिसी और प्लानिंग टू रिजॉल्व द इशू? इफ देयर इज द रैशनल कि हाँ जी ये 0.2 का भी फ़र्क बड़ा लगता है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हम 100 का ही लें ताकि हमें कोई शक व शुबा ना रहे, फिर तो हम जाएंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आर रिसोर्सेज। और हम 20 से लेकर ही जो उसके रिजल्ट्स आएंगे, अगर वो जर्नलाइज हो सकते हैं, पॉपुलेशन में जर्नलाइज किए और काम कर लिए और अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे ताकि वो किसी और जगह इस्तेमाल हो सकें। तो वेन एवर इट्स पॉसिबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सैम्पल, द सैम्पल साइज इज अप्रोप्रिएट, if the sample is reflecting the population, if the selection criteria is appropriate, then there is no need to waste the resources on collecting the sample from the whole population. That's
बिल्कुल, वो साइंटिफिक फार्मूले से ही हमने 20 निकाला। अगर साइंटिफिक फार्मूला में कहेगा 18 तो हम 18 पे चलेंगे, साइंटिफिक फार्मूला हमें कहेगा 25 तो हम 25 से डेटा लेंगे। तो दैट फार्मूला विल हेल्प अस। तो फार्मूले में सर्टन पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं। अब वो ऐड कहाँ से करते हैं, जब हम फार्मूले को स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वो पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर है। यस सर। परफेक्ट। तो हम यहाँ पे देखें, कह सकते हैं कि जी कि a sample is a subset of population with all its inherent qualities. Inferences about the population can be made from the measurement taking from a sample, जो भी हमने बात की. If the sample is truly representative of the population, since a sample is expected to represent the whole population, the sampling procedure has to follow the three basic fundamentals. एक, it is representative, वही characteristics हैं जो population के हो. It is large enough, आपने appropriately sample size calculate किया हो, कि appropriately calculate किया है तो it is sufficient enough कि वो reflect करे. And a third one is that it is the selected element have been properly approached, कि जिनको आपने select किया सही तरीके से select किया और उनसे आपने डेटा सही तरीके से collect किया. तो ये तीन मेन पैरामीटर्स होते हैं सैम्पलिंग के. सो अगेन रीजन फॉर यूजिंग सैम्पलिंग, कि जी क्यों यूज़ करते हैं, अभी हमने बात भी की. यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि सैम्पल्स कैन बी स्टडीड मोर क्विकली देन पॉपुलेशन. पूरी पॉपुलेशन पे जाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, सैम्पल्स पे टाइम कम लगेगा. स्पीड समटाइम बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फिलिशियन है, या अगर समटाइम्स आप किसी वैक्सीन पे काम कर रहे हैं तो पूरी पॉपुलेशन के रिजल्ट का आप इंतज़ार नहीं करेंगे, आप कुछ लोग लेंगे उन्हीं पे करके देख लेंगे. जैसे भी कोविड में हुआ, वैक्सीन सबको लगा रहे थे लेकिन उन्होंने वेट नहीं करी जी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाए फिर हम देखेंगे रिजल्ट क्या होगा. उन्होंने कहा जितनों को लग गई है, 10,000 को लग गई तो 10,000 पे रिजल्ट देखें, जब 10 लाख पे लग जाएगी 10 लाख पे देखेंगे, जब ज़्यादा पे होगी तो ज़्यादा पे देखेंगे. तो छोटे छोटे सैंपल्स लेके उसको अफेक्ट देखते रहे ताकि उसके मुताबिक चीज़ों को मॉडिफाई कर सकें, इम्प्रूव कर सकें. देन अगेन रिसोर्सेज कम चाहिए सैंपल पे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन. कम लोगों पे होता है, जल्दी हो जाता है और फॉलो करना आसान होता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम, ये तो अभी हमने बात की थी कि 100 लोगों का पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यूजुअली काफ़ी बड़ी होती है. इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप पूरी पॉपुलेशन से डेटा लें, तो भी ऑलमोस्ट मुश्किल होता है. तो इसलिए सैम्पल्स इज़ ईजी, कन्वीनियंट, इफ़ेक्टिव एंड डूएबल. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछें तो बता सकते हैं ना कि जी सैम्पलिंग क्यों करते हैं हम. यस सर. यस सर। क्या होती है, क्यों करते हैं. पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन भी हम आपको बता चुके हैं, जिससे हम सैंपल लेना चाहें और जिसके हम रिजल्ट इंटरफेयर करना चाहें. अच्छा जी, अब देन सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होगा, कि भाई अब ठीक है, हमें पता चल गया जी 20 लोगों का लेना है या 200 लोगों का डेटा लेना है पॉपुलेशन में से. तो उन 20 या 200 लोगों को जो सैंपल्स हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, किस तरह से उनको रिक्रूट करेंगे. तो दे आर डिफरेंट वेज टू डू इट. उनमें से जो दो मोस्ट कॉमन है वो कहलाते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ये दो मोस्ट कॉमन होते हैं. अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है कि जब हर सब्जेक्ट, जो कि आपके सपोज करें 100 में से 20 लोग लेने हैं, तो जो हर सब्जेक्ट के पॉपुलेशन के उसके पास इक्वल चांस हो कि वो सिलेक्ट हो सके एज अ सैम्पल. क्या कहा मैंने, अगर 100 लोगों की क्लास है, मुझे उसमें से 20 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है, वो तरीक़ेकार सैंपल को सिलेक्ट करने का, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का, जहाँ हर मेंबर पॉपुलेशन का उसके पास इक्वल चांस हो कि वो भी सैंपल बन सके, यानी उसको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी सिलेक्ट हो सके. तो ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, व्हेन एवरी एलिमेंट, एवरी सब्जेक्ट हैज़ एन इक्वल चांस टू बी part of the sample, to be get included in the sample, to be get selected as a sample. ठीक है, तो that's probability sampling. और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब हर एक के पास इक्वल चांस ना हो. ठीक है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है.
अभी हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल में चले जाते हैं। सपोज करें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए कि 100 लोगों की क्लास थी, मुझे 20 लोग चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, 100 लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन 100 के 100 लोगों के मैंने नाम जो हैं वो एक पर्ची पे लिखे अलग अलग, और वो पर्चियाँ जो हैं मैंने एक बॉक्स में डाली। अब 100 पर्चियाँ मेरे पास बॉक्स में हैं। अब उनमें से मैं 20 पर्चियाँ निकाल लूँगा, तो वो 20 लोग सेलेक्ट हो गए। अब जो मैंने 20 पर्चियाँ निकाली, वो 20 पर्चियाँ कोई भी हो सकती थी, क्योंकि मैंने 100 के 100 लोगों के स्टूडेंट्स के नाम मैंने डब्बे में डाल दिए थे। तो ये बहुत मुमकिन था कि भाई किसी भी बच्चे का नाम निकल सकता है, स्टूडेंट का नाम निकल सकता है, क्योंकि हर एक के नाम की पर्ची थी। तो एवरी वन हैज़ द अपॉर्चुनिटी इन द क्लास कि वो सेलेक्ट हो सकता था। अब वो सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन चांस था क्योंकि उसके नाम की पर्ची वहाँ पे मौजूद थी। तो जो लॉटरी ड्रॉ कहलाता है ना, सिंपल लॉटरी ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये लॉटरी ड्रॉ मैकेनिज्म है, इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि जहाँ हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो सिलेक्ट हो जाए एज अ सैम्पल, क्योंकि उसका नाम भी वहाँ पे डला हुआ है। तो लॉटरी ड्रॉ इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्लियर है ये सबको? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. जी, बाकी लोगों को? डॉक्टर अक्सा कह रही है मुझे समझ आ गई। इश्मा, बाकी लोग सिर्फ साइन इन होके चले गए क्या? यस सर। Yes, sir. चलो, गुड। अच्छा जी, अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है? बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट वी विल फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट वन। प्रोबेबिलिटी की भी अपनी बहुत सारी टाइप्स हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम सारी टाइप्स नहीं करेंगे, हम इम्पॉर्टेंट वन करेंगे। अच्छा जी, अब जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है, हर एक को, जो भी हमने बात की लॉटरी ड्रॉ, हर एक को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। हर एक का नाम डब्बे में डाला ताकि उसमें से फिर कोई भी 20 नाम निकाल लिए, तो हर एक के पास चांस था कि यार उसका नाम निकल सकता है, ठीक है? तो ये हमें बताता है कि जब मुझे हर एक को इक्वल चांस देना है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हर एक को इक्वल चांस मिले कि वो भी एज अ सैंपल सेलेक्ट हो सके, तो इसका मतलब है कि मेरे पास हर पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल की डिटेल होनी चाहिए। अगर मेरे पास डिटेल नहीं होगी तो मैं उसका नाम नहीं लिखूंगा, नाम नहीं लिखूंगा तो उसके चांस सेलेक्ट होने का चांस नहीं रहा। अगर मुझे 90 बच्चों के नाम पता है, 10 के नहीं पता, तो मैं 90 लोगों के नाम डब्बे में डालूंगा। अब जो नाम निकलेगा उन 10 का तो निकलेगा ही नहीं, तो उनको तो चांस ही नहीं मिला, तो फिर तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं हुई। तो ज़रूरी है कि 100 के 100 बच्चे, जितनी पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, सबके नाम मुझे पता हो। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कि आपके पास पॉपुलेशन की डिटेल होनी चाहिए। अगर आपके पास पॉपुलेशन की डिटेल नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं कर सकते। पॉपुलेशन की कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। तो सपोज करें मैं कह रहा हूँ कि जी मैं कराची के हाइपरटेंसिव पेशेंट पर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर सकता हूँ उसमें किसी भी टाइप की? नो सर, क्योंकि सारों No, की sir. डिटेल आपके पास नहीं मौजूद हो सकती। परफेक्ट। मेरे पास तमाम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की तो कराची में डिटेल्स नहीं मौजूद, तो मैं फिर कैसे करूँगा? तो इसका मतलब है कि मैं नहीं कर सकता। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि जी जितने भी एजमेटिक पेशेंट हैं गुलशन के, उनके ऊपर मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर सकता हूँ यहाँ पे? यस सर। कैसे करूँगा भाई? सर एक पर्टिकुलर गुलशन इकबाल का कोई भी एक एरिया ले रहे हैं हम, हाँ, तो उसमें गुलशन कितनी सर पॉपुलेशन? तो गुलशन के भी 20 लाख की पॉपुलेशन है, कैसे करूँगा भाई? एजमेटिक कितने होंगे मुझे क्या पता? नो सर, नॉट पॉसिबल। वो वाकई बड़ी हो जाएगी, सही कह रहे हैं सर। तो मगर एक हमारी हमारी कंट्री में क्योंकि हमारे पास हेल्थ डेटा नहीं है, पॉपुलेशन डेटा नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। हाँ, यही अगर आप किसी और डेवलप कंट्री में करें तो वहाँ पे उनके पास कंप्लीट डेटा मौजूद होता है कि किस इलाके के किस ब्लॉक में कितने लोग रहते हैं, उनके पास उनके नाम भी होते हैं। तो अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन हो तो फिर यस सर। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं कर सकते। और ये एरर आप इतनी यस सर। जगह देखेंगे कि जब आप जो यहाँ पे आप पाकिस्तानी जर्नल्स उठाएं,
उनमें पब्लिश आर्टिकल देखें या किसी का साइनॉप्सिस रिव्यू करें या आर्टिकल रिव्यू करें, तो उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही की कोई टाइप लिखी होती है अपनी सैम्पलिंग टेक्निक में, इन्हीं में से कोई लिखी होती है कि भाई रैंडम करी, सिस्टमेटिक करी, स्ट्रेटिफाइड करी, जबकि ये टेक्निक्स पॉसिबल ही नहीं होती हैं इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो, क्योंकि पॉपुलेशन का डेटा ही नहीं होता है। वो देख रहे हैं कि जी अच्छी गायनी ऑप्स के पेशेंट आए, उनमें से हमने 100 मरीज ले लिए, हमने रैंडम सैम्पलिंग कर ली। जो हमारे पास जो है सर्जरी के पेशेंट्स हैं, उनमें हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर ली। तो हर कोई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लिख रहा होता है, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन का डेटा नहीं होता। तो अनटिल पॉपुलेशन का डेटा है, फिर आप कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जी मुझे MSMD स्टूडेंट्स जो है 2021 बैच के, उन में से मुझे 25 लोग सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 100, तो 100 लोगों का डेटा मुझे मिल जाएगा कराची यूनिवर्सिटी से कि भाई कितने लोग एनरोल्ड हुए हैं, उनका नाम मिल गया, मैं उनमें से 25 लोग निकाल सकता हूँ। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो सकती है। मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। Yes, अच्छा sir. जी, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को हम देख लेते हैं कि जी क्या होती हैं। रैंडम सैम्पलिंग, कोई बता सकता है क्या होती है रैंडम सैम्पलिंग? रैंडमली लेना क्या होता है? सर मैं बताऊं सर? बिल्कुल बताएं। हेलो जी जी बताएं। सर, each member of the population is select for the research. Each member of the population, sir. Each member. भैया कि जब सबको ले लेंगे तो फिर सैंपल और पॉपुलेशन में क्या फ़र्क रहा? नो सर, ईच मेंबर जो हम पॉपुलेशन ले रहे हैं और जो सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका इक्वल चांसेस हो, मतलब कि हम किसी को भी ले लें, लाइक कोई पर्टिकुलर वो ना हो कि हम इसको वो लेना तो चाह रहे हैं इसको। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई। ये तो सब टाइप है ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, रैंडम सैम्पलिंग। आपने बताया जो सही बताया, लेकिन वो तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक है, वो तो तमाम सब टाइप से अप्लाई होगा कि चांस होगा तभी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। प्रोबेबिलिटी की भी आगे सब टाइप्स हैं, तो उनमें एक पहली टाइप है जो रैंडम सैम्पलिंग है। तो उसमें ये क्राइटेरिया तो होगा ही क्या जी हर एक के पास इक्वल चांस है। उससे आगे मजीद क्या होगा कि उसको हम कहेंगे कि जी ये रैंडम सैम्पलिंग है। सिविल हॉस्पिटल या जीपीएमसी से अगर कोई डाटा कलेक्ट करने से सर, ईच जो सैंपल हम ले रहे हैं उनके पास इक्वल चांस हो सेलेक्ट होने का, माइट बी। वो तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। वो क्राइटेरिया तो मस्ट है, तभी तो रैंडम कहलाएगा। आप जो क्राइटेरिया बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन वो तो उसकी फर्स्ट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट सर है। इससे लॉटरी मेथड जैसे होता है कि इक्वल चांसेस हैं और कोई सिस्टमैटिक नहीं है, मतलब कि हम एवरी थर्ड पर्सन को लेंगे, एवरी फोर्थ को लेंगे, ऐसा ना हो, बल्कि एक रैंडम इक्वल चांस है सबका कि कोई भी इंडक्ट हो सकता है इसमें स्टडी में। ठीक है जी, अलीजा कह रही हैं कोई भी इंडक्ट हो सकता है, निदा कह रही हैं वी पिक द पर्सन रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन, कि जी रैंडमली हमने ले लिया। उनजुमा खान कह रही हैं कि किसी एक ग्रुप को लें रैंडमली। इश्मा कह रही हैं रैंडमली पिक सर सब्जेक्ट्स लाइक विदाउट एनी ये स्पेसिफिक भी ऐसा मेथड। हो सकता है कि हम जो सैंपल्स, सर ऐसा हो सकता है कि जो हम सैंपल्स हैं जो हमने सब ग्रुप लिया है पॉपुलेशन का, उसके हम ग्रुप्स बनाएं और फिर उस ग्रुप्स में से हम रैंडमली पिक कर लें कि ग्रुप 1 या ग्रुप 2 को ले रहे हैं, लाइक इस तरीके से। लाइक सर हमने लकी ड्रॉ के फॉर एग्जांपल 20 हमने नेम निकाले, उन 20 में से हमने 5-5 के एज ग्रुप बनाए, उसमें से हम बोले कि हम ग्रुप 1 को ले रहे हैं या ग्रुप 4 को ले रहे हैं। ऐसे ही मतलब हमने नाम देखे नहीं इसमें क्या है, देखे बगैर हमने ग्रुप्स बनाकर उनमें से हमने पिकअप कर लिए, कोई सिस्टमिक वे नहीं है, बस हमने पिक कर लिए कि हम ग्रुप 1 को ले रहे हैं, ग्रुप 4 को ले रहे हैं, लाइक मे बी सर। अच्छा जी, जो ये अंग्रेजी वाला रैंडम है और जो साइंटिफिक रैंडम है बिल्कुल अलग होता है। अंग्रेजी वाला तो रैंडम ये ना कि रैंडमली कोई भी खाने को कुछ भी ले आओ या रैंडमली कुछ भी पहन लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये वो वाला रैंडमली नहीं है, ठीक है ना। तो हम जो कहते हैं ना रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लो, तो दैट अगर आपने रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लिया तो फिर वो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से बाहर हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो क्या ही रहा है कि हर एक के पास इक्वल चांस हो। तो रैंडमली, अंग्रेजी वाला रैंडमली तो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रैंडमली क्या है, ये बेसिकली हम इसको कहते हैं रैंडमली ज़रूर है, लेकिन इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है वो लॉटरी ड्रॉ होती है, कि जी जहाँ पे हर एक के पास इक्वल चांस है
कि वो सिलेक्ट हो सके, एंड इट इज़ डन थ्रू लॉटरी ड्रॉ मेथड। कि जी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है कि आपने लॉटरी ड्रॉ करना है, आपने सबको नाम डालना है। अब वो नाम आप लॉटरी ड्रॉ के ज़रिए किसी को भी नाम रैंडमली पिक करेंगे उस बॉक्स में से, और वो नाम किसी का भी निकल सकता है क्योंकि सबके नाम डाले हुए थे तो सबके पास चांस भी है। तो प्रोबेबिलिटी के क्राइटेरिया में भी आ गया, और क्योंकि आप पिक बॉक्स में से लॉटरी में जो आप पिक करते हैं वो रैंडमली पिक करते हैं, लेकिन पिक ज़रूर रैंडमली करते हैं लेकिन नाम सबके मौजूद होते हैं। तो इसलिए इसको रैंडमली इस वजह से कहा जाता है कि आप लॉटरी ड्रॉप रैंडमली पिक कर रहे होते हैं, लेकिन नाम सबके हैं तो इसलिए प्रोबेबिलिटी की टाइप में आता है। तो ये अंग्रेजी वाला नहीं होगा, ठीक है। सर तो ये तो वही प्रोबेबिलिटी हुआ ना, मींस जो है सिंपल। प्रोबेबिलिटी की देखें, प्रोबेबिलिटी में हम कहते हैं सिर्फ एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये है कि हर एक के पास इक्वल चांस हो सिलेक्ट होने का। अभी इक्वल चांस सेलेक्ट होने का कई तरीके से हो सकता है, उनमें से एक तरीका लॉटरी ड्रॉ है जिसको कि हम रैंडम सैम्पलिंग कह रहे हैं, लेकिन और भी तरीक़ेकार हैं जिसमें इक्वल चांस हो सकता है। तो जब हम दूसरी सब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि और क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। तो फिर आपको शायद थोड़ा सा और डिफरेंस क्लियर हो जाए कि जी बाकी भी जो सब टाइप्स हैं वो भी प्रोबेबिलिटी हैं लेकिन वो रैंडम नहीं है। अच्छा जी, नॉन प्रोबेबिलिटी में वही होगा कि जी अब आपके पास कोई